हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? स्वस्थ, खुश, ठीक हैं आप सब लोग? आज हम पॉलिटी का एक लेक्चर देखेंगे। पॉलिटी बेटा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा है और इसको अगर तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। बाहर मतलब इन द सेंस गलत नहीं हो पाएंगे तुमसे, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। इसको हम जीएस के मैथमेटिक्स कह सकते हैं। जीएस के मैथमेटिक्स मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा इसको, मान लीजिए कोई बुक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत तुमने अच्छे से पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया अच्छे से, तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। ये हम इतिहास के लिए नहीं कह सकते, ये हम ज्योग्राफी के लिए नहीं कह सकते, ये हम इकोनॉमी साइंस किसी के लिए नहीं कह सकते, हाँ पॉलिटी के लिए कह सकते हैं। और जो सब्जेक्ट हमारे कंट्रोल में है उसको हमको लूज़ नहीं करना है। तो आज हम पॉलिटी में हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। व्हाट इज़ संविधान या व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसके बारे में हम बेटा आज एक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। ब्रॉडा ऐसे देखेंगे, मतलब आज हम हेलीकॉप्टर से देखेंगे भारत को कि मध्य प्रदेश कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है, असम मेघालय कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है। मतलब ये पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो टर्म्स मैं यूज़ करूँगा वो आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो संविधान है क्या, पहले ये जानेंगे हम कि संविधान है क्या। ये मान के चलिए कि एक परिवार के कुछ नियम हैं। जैसे मान के चलिए कि हाँ जी, रात को सब 10 बजे से पहले घर आ जाएंगे, या 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, या शाम का खाना या रात का खाना लोग हम सब साथ करेंगे, सुबह सब 5 बजे से पहले उठ जाएंगे, या दिन का खाना 2 बजे चाहिए। ये कुछ नियम हैं इस परिवार के। तो जो ये नियम है ये कहीं लिखे हैं क्या? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि छोटा सा परिवार है, 5-7 लोग हैं, पापा ने कह दिया, दादा ने कह दिया, तो हमने मान लिए। अब मान के चलिए कि एक कॉलोनी है। एक क्या है? एक कॉलोनी है जिसमें 2-250 परिवार हैं, और 2-250 परिवार है, उसके कुछ नियम हैं कि हाँ जी, अगर हम एक डिसीजन लेंगे उस कॉलोनी का कि हाँ जी गेट कितने बजे बंद होगा, कॉलोनी का जो मेन गेट है वो कितने बजे बंद होगा, तो एक डिसीजन लेने से सब लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। क्योंकि कोई कहेगा सर 10 बजे बंद करिए, क्योंकि मैं 9 बजे ऑफिस से आता हूँ, तो 10 बजे के बाद बंद कर दीजिए। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो 11 बजे पहुँचता हूँ, 11 बजे के बाद बंद कीजिए। या कोई कहेगा नहीं सर मैं तो 6 बजे आ जाता हूँ, 6 बजे बंद कर दीजिए। तो एक डिसीजन हम लेंगे तो उससे सब के सब लोग या सारे 250 परिवार सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस नियम को पहले पूछना पड़ेगा कॉलोनी वालों से, और आधे से ज़्यादा लोग या आधे से ज़्यादा परिवार जिससे सेटिस्फाई होंगे वो नियम हमको लागू करवाने पड़ेंगे। लेकिन वो नियम कहीं लिखने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि ऐसे तो मानेंगे नहीं लोग, तो लिखने पड़ेंगे। तो कॉलोनी के नियम लिखे होते हैं बेटा, उस नियम की जो बुक है उसको रूल बुक में लिखे होते हैं वो नियम सारे। रूल बुक में लिखे होते हैं कि हाँ जी पानी कितने बजे चलेगा, शाम का पानी कितने बजे चढ़ाया जाएगा, या सुबह का पानी कितने बजे, गेट कितने बजे बंद होगा, या मंदिर की आरती कितने बजे होगी, जो भी है ये सब उस रूल बुक में लिखे होते हैं। उस रूल बुक से वो कॉलोनी चलती है कि हाँ जी अगर आपको कोई 12 बजे आ रहा है, गेट 10 बजे बंद हो गया है, तो आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, या कॉलोनी के जो हेड है उनको पूछना पड़ेगा। ये सारे नियम उस रूल बुक में लिखे होते हैं। जब कॉलोनी ऐसे चलती है बेटा, तो ये देश कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा? तो देश चलाने की देश की जो रूल बुक है, जिस रूल बुक के हिसाब से हमारा देश चलता है, ये भारत चलता है, उस रूल बुक का नाम है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। उस रूल बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान बेटा अगर कोई पूछे तुमसे कि संविधान क्या है, तो कह दीजिए कि संविधान वो रूल बुक है जिसके हिसाब से ये देश चलता है। जो रूल उसमें लिखे हुए हैं, जो नियम उसमें लिखे हुए हैं, उस हिसाब से ये देश चलता है, वो रूल बुक है संविधान। ये मान के चलिए बेटा, संविधान हमारी कुरान है, संविधान हमारी बाइबल है, संविधान हमारी गीता है। मतलब गीता में लिखा है कि दूसरा जन्म होता है तो होता है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि लॉजिक और धर्म एक साथ नहीं चलते। वैसे ही संविधान है, संविधान में जो लिखा है वो लिखा है, उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हाँ उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो बात की बात है, वो बताएंगे आपको। 368 एक खिड़की दी रखी है, वो अलग बात है, उसको देखेंगे हम आगे। लेकिन बेटा मानना तो हमको उसको पड़ेगा। संविधान बेसिक लॉ है,
बेसिक लॉ, यहाँ तक कि एक जर्मनी के संविधान को बेसिक लॉ भी कहते हैं। तो बेसिक लॉ है, उस बेसिक लॉ को हमको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम अलग अलग लॉ बनाते हैं और सारे लॉ बनाते हैं, वो अलग बात, क्योंकि लॉ बहुत डायनेमिक चीज़ है, समय के साथ परिवर्तित करनी पड़ती है, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। संविधान समझ में आ गया? तो आज हम संविधान की बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे, कोई टॉपिक नहीं है ये, बहुत संविधान के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। हाँ, आज जो टर्म्स यूज होंगे मैंने पहले भी कहा है, वो आगे बहुत काम आएंगे, ये देखिए। ठीक है, फिर लेट्स सी, देखते हैं। एक शब्द होता है बेटा स्टेट, एक शब्द होता है स्टेट। स्टेट हिंदी में कहते हैं राज्य, हिंदी में कहते हैं राज्य। राज्य अगर हम ऐसे समझे तो राज्य कहते हैं देश को, संविधान में राज्य स्टेट शब्द देश के लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा टेक्निकल वे में देखें इसको, तो स्टेट, राज्य बेटा एक सिस्टम है, एक पूरा क्या है, सिस्टम है। जो ये सिस्टम है बेटा, ये राज्य, ये इसके जो आधार है, ये 3 आधारों पर टिका हुआ है। ये मान के चलिए जो स्टेट का जो तंबू है वो 3 बंबुओं पे टिका हुआ है। क्या? एक होता है विधायिका, ऐसे और तुमने सुना होगा ये नाम सारे, विधायिका, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा है बेटा कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी। ये 3 बंबू हैं जिसपे ये पूरा सिस्टम चलता है, ये देश चलता है, यह पूरा सिस्टम चलता है इन 3 तंबुओं पे या ये 3 आधारों पे। ठीक है बेटा। अब पहला हम देखेंगे विधायिका। विधायिका क्या है? विधायिका होती है बेटा कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या करती है? संस्था, ये संस्था क्या करती है? कानूनों को बनाती है, कानूनों को बनाती है। इस संस्था में जो भारत में है, जो कानून बनाती है वो है बेटा संसद। भारत में कानून कौन बनाती है? संसद। अभी केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है कानून। संसद के भी 3 अंग हैं, ऐसे और तुम्हें पता होगा सभी सब। संसद के भी 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीन जो संस्थाएं हैं, ये संसद जो है ये बनाती है लॉ। ठीक है, ये लॉ बनाती है। वर्तमान में लोकसभा में है 545 सदस्य, 545 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में है 245 सदस्य, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, और एक है राष्ट्रपति। यहाँ से जब पास हो जाएगा, यहाँ से भी पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो ये कानून बन जाएगा। पास होने का मतलब है आधे से ज़्यादा राज्यों ने अगर इसको स्वीकृति दी किसी कानून को, तो ये यहाँ से पास हो जाएगा। दूसरे सेम यहाँ राज्यसभा में भी होगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो लागू हो जाएगा, कानून लागू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला विधायिका आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करती है? कानून को बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाती है। संसद भारत में कानून बनाती है, लोकसभा से कानून पास होता है, फिर राज्यसभा में, दोनों में से किसी में से पहले आ जाए वो अलग, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, जैसे भी होगा। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये कानून बन जाता है। दूसरा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा है बेटा कार्यपालिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है, अच्छा ये समझ लीजिए, कानून तो बन गया है, अब कानूनों को लागू कौन करवाएगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा इन लॉ का? कानून बन गया है, अब इंप्लीमेंट करना है इस लॉ का, तो कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। क्या करती है? लागू करवाती है, कानूनों को लागू करवाती है, इंप्लीमेंट करती है, लॉ का इंप्लीमेंट करती है।
अब कानूनों को लागू कौन करवाएगी भाई? कानूनों को जो लागू करवाती है वो यही के ही सदस्य होते हैं। ध्यान से समझिएगा, भारत में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका में से ही आते हैं। कैसे, समझ लीजिए जरा बात। भारत में कार्यपालिका की टीम कैसे बनती है या लागू करवाने वाली टीम कैसे बनती है, ध्यान से समझिए। चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में आधे से ज़्यादा सीटें जिसने जीती या जिस पार्टी ने जीती है वो क्या हो जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति ये देखेगा लोकसभा में कि हाँ जी इस बार किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। अच्छा जी, इस बार बीजेपी, वर्तमान की बात करें, बीजेपी ने जीती, हाँ जी ठीक है, बीजेपी ने सबसे, वेरी गुड जी, आपने सीटें जीती है। अच्छा, आपका नेता कौन है जी? आपका नेता, अभी टीम बना रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है, इंप्लीमेंट करने। आपका नेता कौन है जी? प्रधानमंत्री के बारे में बात करो। आपकी टीम में तुम्हारा नेता कौन है जी? बीजेपी वालों से पूछ रहा है, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा सीटें जी हैं, आप मेजोरिटी में हैं, ठीक है। बीजेपी वालों ने कहा जी हमारा नेता नरेंद्र मोदी साहब जी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा है, मोदी जी ने एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ा है, सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ा है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। हाँ, उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं या मेजोरिटी में उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी ने उनको अपना नेता चुना है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ, राष्ट्रपति बन गए, हाँ जी आइए जी मोदी जी, आपको हम इस देश का क्या बना देते हैं? पीएम बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, हम इस देश का आपका प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है जी, आप कार्यपालिका के प्रमुख हो गए। हाँ, अच्छा ये चीज ध्यान से समझिए जरा है, भारत में कार्यपालिका का जो प्रमुख है, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख जो लिखा हुआ है, नामित प्रमुख जो है, नामित प्रमुख जो लिखा हुआ है संविधान में, वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ये समझिए जरा। और जो वास्तविक है वो पीएम है। इसको बोलते हैं डिफेक्टो, इंग्लिश में इसको डिफेक्टो बोलेंगे वास्तविक को, और डिफेक्टो और डी ज्यूरे राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो भारत में वास्तविक और नामित अलग अलग है दोनों, जो लिखा हुआ है वो अलग है और वास्तविक अलग है। प्रधानमंत्री के पास सारे, अब तुम्हें पता होगा प्रधानमंत्री ही सारे डिसीजन लेता है, वो अलग बात है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए, वो अलग बात है, अभी बताएंगे। भारत में राष्ट्रपति के पास दिमाग नहीं, मतलब मैं उस पद की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जो है वो पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, जो भी काम होगा वो आगे बताऊंगा मैं आपको जैसे भी होगा। हाँ, प्रधानमंत्री बना दिया, हाँ जी, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को, हाँ जी, अब क्या करिए, जो कानून बनाएगी विधायिका उनको लागू करवाना है जी आपको। आप क्या है? हेड ऑफ द सभी डिपार्टमेंटों के हेड हैं, आपने क्या करना है? लागू करना है जी कानूनों को। आप कर लोगे? नरेंद्र मोदी, हाँ जी हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अकेले कर लेंगे साहब, मोदी साहब का इतना बड़ा देश है, अकेले कैसे करेंगे साहब? आप हमें कुछ और मंत्री बनाने दीजिए। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कुछ और मंत्रालय बना देगा, ठीक है जी। मान के चलिए वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में बना दिया एक को वित्त मंत्री, ठीक है जी, वित्त मंत्री बन गए, ठीक है जी। ऐसे ही बहुत सारे मंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, कुछ बहुत सारे मंत्रालय बना दिए, ठीक है जी। हाँ, और एक संविधान में लिखा गया है 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, वो अलग आगे पढ़ेंगे। ये मंत्रालय बना दिए जी। वित्त मंत्री साहब ने कहा कि साहब बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, मुझे कुछ और मंत्री भी चाहिए, तो बना दीजिए साहब, आप अपने नीचे भी बना लीजिए बहुत सारे मंत्री। वित्त मंत्रालय के नीचे भी और मंत्री बनेंगे, जिनको बोलते हैं संघ राज्य वित्त मंत्री। जिस डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट के होते हैं संघ राज्य वित्त मंत्री, ठीक है जी। ये सब मंत्रालय, इनकी टीम बन रही है, ये बहुत सारे, ये इधर मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय हैं, इनकी टीम बन रही है। ऐसे ही वित्त राज्य मंत्री, संघ राज्य वित्त मंत्री या संघ राज्य कृषि मंत्री, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि वर्तमान में एक मंत्रालय बना, बहुत सारे, जैसे क्या कहते हैं उसके लिए, सफाई अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी साहब का, तो सफाई के लिए हम एक मंत्रालय बनाना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए हम ये क्या बनाना चाहते हैं, एक मंत्रालय बनाना चाहते हैं जो इसको देखेगा जी। तो अब ये कहेंगे कि इनको, हाँ जी, जो ये ऊपर वाले मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको होगा, ये नीचे वालों को नहीं होगा, ठीक है जी। अब मान के चलिए कि स्वच्छ भारत पे एक बनाना है, एक मंत्री बनाना है, क्योंकि बहुत सारे स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं मोदी जी, तो इसके लिए एक मंत्रालय बनाना है। तो क्या साहब इसके लिए मंत्रालय छोटा सा डिपार्टमेंट है, इसके लिए कोई मंत्रालय बनाने की जरूरत है?
राष्ट्रपति ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है सर, आप क्या कीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, नीचे वाले इनके नीचे इन्हीं के बराबर एक मंत्री होगा, जो होगा तो स्वच्छता मंत्री जो भी होगा, लेकिन स्वतंत्र प्रभार, सुना होगा तुमने ऐसे, स्वतंत्र प्रभार इसके पास होगा, ये सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगा। मतलब इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, ये सीधे क्या करेगा, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के जैसे नहीं होगा, इसका दर्जा उन उप मंत्री, राज्य संघ उप मंत्रियों के बराबर होगा। उप राज्य संघ मंत्री जो नीचे के होंगे, वित्त मंत्रालय के जो और मंत्री थे नीचे, जैसे मान के चलिए आप, जैसे अभी वित्त मंत्री है सीतारमण जी, सीतारमण के नीचे अनुराग ठाकुर जो है वो राज्य उप मंत्री है। ऐसे ही इनका दर्जा तो होगा तो मंत्री का, नीचे वाले मंत्री का, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार होगा, इनके ऊपर कोई मंत्री नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री की सीधे रिपोर्ट। ठीक है साहब, ऐसा होगा, ठीक है। और ये पूरी जो टीम है, इनके नीचे डिपार्टमेंट भी आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तुम अगर आगे पढ़ोगे, आर्टिकल 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा क्या है, जनता और न्यायपालिका को छोड़ के सारी चीजें क्या है, राज्य है। सब चीजें राज्य है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कर्मचारी, सारे मंत्रालय, सारे मंत्री क्या है, राज्य है। सिर्फ क्या नहीं है, जनता और न्यायपालिका क्या नहीं है, राज्य नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। और ये पूरी जो टीम है, ये कहलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद। ये पूरा क्या कहलाता है, मंत्री परिषद। इनका काम क्या होता है, जो ये कानून इन्होंने बनाए हैं, इनको लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका का, विधायिका तुमने समझा, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और जो कानून बने हैं उनको लागू कौन कराती है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका की टीम कैसे बनती है, ये तुमने अभी समझा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की, वो मंत्री लागू करवाते हैं डिपार्टमेंट से। जैसे मान के चलिए आप, जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री टैक्सेशन सिस्टम देखता है, तो नीचे टैक्सेशन ऑफिसर जो होते हैं, टैक्स सिस्टम जो देखते हैं, ये सारे सरकारी कर्मचारी से लेकर ऊपर लास्ट तक कि हाँ जी, इसके ऊपर सबसे वित्त मंत्रालय के ऊपर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये वो अलग बात है। वो सब ये पूरा सिस्टम क्या है, ये है विधायिका, ये है कार्यपालिका जो लागू करवाती है कानून का। हाँ, एक बात समझ में लीजिए, जो भी कानून बनता है भारत में, वो सारे, तुम सोच रहे होंगे, मैंने बहुत बार सुना भी है स्टूडेंट से कि सर कानून, मैं पूछता हूँ कि कानून कौन बनाता है, कहते हैं कि सर कानून पता कौन बनाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब। नहीं, मोदी साहब अकेले कानून नहीं बनाते, 545 सदस्य मिलकर कानून बनाते हैं। मोदी साहब का जितना हाथ उस कानून बनाने में, उतना ही हाथ राहुल गांधी साहब का भी है। समझिए बात को, उतना ही हाथ किसका है, राहुल गांधी साहब का भी है। कैसे? क्या राहुल गांधी साहब किसी कानून को बनाने की पेशकश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल, गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा जो लाया गया बिल, भले वो सरकार में नहीं है, वो भी ला सकता है किसी कानून को बनाने के लिए। हाँ, वो पास होता है नहीं पास होता है वो बात की बात है, लेकिन ला सकते हैं। किसी भी कानून को बनाने में नरेंद्र मोदी साहब का जितना हाथ है, उतना ही हाथ किसका है, राहुल गांधी जी का भी। ठीक है जी, ये हो गया, विधायिका समझ में आ गई, कार्यपालिका समझ में आ गई। ठीक है जी। अब मैं समझा रहा था आपको नामित और वास्तविक, अभी समझाता हूँ। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, ठीक है, पूरा मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी हम स्टेट पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका रहा है। अभी न्यायपालिका हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका छूट गई, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे समझिए बात। अभी देखिए जरा, मैंने अभी तुमको बताया जो दो टाइप की भारत में क्या है, वास्तविक और नामित प्रमुख क्या है, अलग अलग है। अभी मैंने बताया वास्तविक कौन है, दिखता कौन है हमें, सब कानूनों को लागू करना है, जो भी काम करता है हमको दिखता कौन है कि कौन कर रहा है, पीएम साहब कर रहे हैं। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब है। और नामित कौन है, नामित है। नामित कौन है, नामित का मतलब होता है जो संविधान में लिखा गया है। नामित है बेटा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, यहां से मैं एक चीज समझाने वाला हूं आपको, यहां से समझाने वाला हूं मैं तुमको संसदीय शासन प्रणाली और
एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो अलग अलग चीजें। ये यूएसए में है बेटा, है यूएसए में है और ये भारत में है। संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है भारत में वास्तविक और नामित प्रमुख दोनों क्या है? अलग अलग है। जबकि इसका उल्टा क्या है अमेरिका में? वास्तविक व नामित दोनों क्या है? नामित दोनों एक ही हैं, एक ही है। पहला। अब दूसरा समझ में लीजिए, दूसरा पॉइंट समझिए। यहां पे जो विधायिका है या जो कार्यपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। कहां से? विधायिका से ही निकलती है। अभी देखा तुमने, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य। तो कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है, जबकि यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अमेरिका में पता क्या है? राष्ट्रपति जिसको चाहे मंत्री बना सकता है, जिसको चाहे मंत्री बना सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य होने चाहिए। विधायक से मतलब ये तो लोकसभा से या राज्यसभा से हो, जैसे प्रधानमंत्री भी या लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। अगर नहीं भी है तो 6 महीने में वो दोनों में से किसी एक की सदस्यता ले लीजिए। ध्यान रखिए जरा, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन साहब जी, वो राज्यसभा के सदस्य। तो मतलब दोनों हाउस में से किसी का भी हो सकता है, किसी का भी एक का मेंबर हो या 6 महीने में वो सदस्यता हासिल कर ले तो वो क्या बन जाता है? कार्यपालिका का सदस्य बन जाता है या प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। कार्यपालिका विधायिका से निकलती है संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्ष शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। वहां का राष्ट्रपति चाहे किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी को भी। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका से नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट अब समझिए बेटा, ये ध्यान से समझना जरा। कार्यपालिका क्या वैसा ऐसे अपनी मर्जी से काम कर सकती है क्या? कार्यपालिका के जो सदस्य, मैंने कहा ना, टोटल सदस्यों का 15% जो सदस्य हैं वही मंत्री बनेंगे। इसका मतलब सारे के सारे सदस्य कार्यपालिका में नहीं जाएंगे। समझिए बात को। विधायिका के जो सदस्य हैं 545, तो भारत में 545 मंत्री नहीं, टोटल सदस्यों का 15% लिखा हुआ है संविधान में, उतने मंत्री बन सकते हैं। तो कार्यपालिका के सारे सदस्य ऐसा काम कर सकते हैं क्या अपनी मनमर्जी से विधायिका को बिना पूछे हुए? नहीं कर सकते बेटा। जरा समझिए इस बात। कैसे? विधायिका के बिना कार्यपालिका कुछ भी काम नहीं कर सकती, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती उनको पूछे बिना। क्यों? अगर विधायिका नाराज हो गई, ये समझिए बात को, अगर विधायिका के सदस्य तुमसे सेटिस्फाई नहीं है और वो नाराज हो गए तो क्या होगा? तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए कार्यपालिका के सदस्य ध्यान में लेके चलते हैं कि विधायिका नाराज ना हो। समझिए बात को। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, उत्तरदायी है। उनके बिना वो कुछ काम नहीं कर सकती है, उनको नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर नाराज कर दिया तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। समझ में बात? तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, जबकि यहां उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व नहीं है। क्यों होगा भाई उत्तरदायित्व? जब यहां से विधायिका से कार्यपालिका नहीं बनी है, भले वहां पे जो कानून बनाती है वो बनाती संसद ही है। जैसे भारत में संसद, हमारी जो विधायिका का नाम संसद है, वहां पे विधायिका का नाम कांग्रेस है, वहां पे कानून बनाती कांग्रेस है, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रपति है उसने जो मंत्रालय, वो राष्ट्रपति वहां पे वास्तविक भी है और नामित भी है। इसका मतलब जो राष्ट्रपति है वो यहाँ से नहीं आया, उसके दोनों हाउसेस से नहीं आया। राष्ट्रपति वहां पे सेपरेट है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, भले अप्रत्यक्ष होता है, बात की बात है। समझिए बात। अध्यक्ष शासन प्रणाली और
संसदीय शासन प्रणाली में डिफरेंस देखिए थोड़ा। पहला क्या है, वास्तविक शासक और नामित प्रमुख। वास्तविक प्रमुख और नामित प्रमुख क्या है, अलग अलग है। डिफेक्टो और डिज्यूरे दोनों क्या है, अलग अलग है। भारत की बात करता हूँ संसदीय शासन। अध्यक्ष में ऐसा नहीं है, एक ही है। डिज्यूरे और डिफेक्टो दोनों एक हैं, वास्तविक भी एक ही, वास्तविक और नामित एक ही दोनों। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। कार्यपालिका के जो सदस्य वो विधायक से ही निकलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में नहीं निकलते हैं, वो सेपरेट हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पे ऐसा नहीं। जब निकलते हैं नहीं तो उत्तरदायी तो खत्म है। ये समझिए, आपको ये थोड़ा आता है कभी संसदीय अध्यक्ष शासन प्रणाली, ठीक है। अब हमारा छूटा था क्या, न्यायपालिका। तीसरा स्तंभ छूटा था, न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका अभी स्वतंत्र है बेटा, इसलिए भारत में लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र अभी बचा हुआ है, ध्यान समझिए। न्यायपालिका के जो सदस्य हैं बेटा, वो न विधायिका से आते हैं न कार्यपालिका से आते हैं। अगर विधायिका और कार्यपालिका से आते तो क्या होता बेटा, लोकतंत्र खतरे में आ जाता। ये समझिए बात को। न्यायपालिका भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एक है, एक मतलब पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट्स अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कहाँ कौन सदस्य जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहाँ कौन इनको नियुक्ति करता है, कहाँ से आते हैं। जब ये विधायिका से नहीं आते हैं, कार्यपालिका से नहीं आते हैं, जनता इनको नहीं चुनती है, तो कहाँ से आते हैं, समझिए बेटा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो जज होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं, उनको एक भारतीय संविधान में कोलेजियम व्यवस्था है। कोलोजियम व्यवस्था है बेटा, जिससे ये चुन के जाते हैं। कोलेजियम में कौन होंगे भाई, कोलेजियम एक समिति समझ लीजिए आप। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे जी कोलेजियम व्यवस्था में। कोलेजियम में होता है बेटा एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी, प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है जी। ये सब डिसाइड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कौन हाई कोर्ट में जाएगा। ये सब लोग, हाँ, लिस्ट भले राष्ट्रपति ही देता है, लास्ट में सही राष्ट्रपति के ही होते हैं। लिस्ट भले कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य देते हैं, वो अलग बात है। हाँ, देखिए जी कोलेजियम व्यवस्था में कैसे इनके सामने एक लिस्ट आती है, और लिस्ट में एक लिस्ट तैयार करती है ये कोलेजियम, ये मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, जो कोलेजियम व्यवस्था है, एक लिस्ट जारी करती है। लिस्ट फिर राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, तो वो न्यायाधीश बनते हैं। समझिए बात को कैसे। हो सकता है कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं किसी मुख्य न्यायाधीश का जानने वाला हूँ, या मेरा कोई रिलेटिव मुख्य न्यायाधीश है, या मेरे इन 4 अन्य न्यायाधीशों में से कोई है रिलेटिव, ये मेरा नाम भी कर सकता है। योग्यता तो बेटा सबके पास है, योग्यता तो सबके पास है। बहुत सारे लोग हैं, सबके पास नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न्यायाधीश बनने की योग्यता है। लेकिन बनेगा कौन, हो सकता है कि यहाँ से कुछ मतलब भ्रष्टाचार के चांसेस लगते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये सब एक लिस्ट जारी करते हैं। सपोज 1 से लेकर 150 लोगों की लिस्ट जारी की इन्होंने, और एक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। ये अब ध्यान से समझना बात, भारत में संविधान में लिखा गया है कि जो न्यायाधीश या जो कोलेजियम व्यवस्था द्वारा जो लिस्ट जारी की जाएगी, वो राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर करेगा। लेकिन कब तक करेगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। कब तक करेगा, कितनों पर करेगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। राष्ट्रपति चाहे कितनों पे भी कर सकता है। अब ये लिस्ट राष्ट्रपति के पास जाई, अगर गई है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने इसको देखा और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करने की, हाँ जी 4 नंबर पर किया, 6 नंबर पे किया, 125 पे किया, 147 पे किया, ऐसे लिस्ट पे सिग्नेचर कर दी कि हाँ जी इसको सुप्रीम कोर्ट भेजिए, इसको हाई कोर्ट भेजिए, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसको उत्तर नैनीताल हाई कोर्ट, इसको भेज दीजिए, ऐसे इन लोगों को भेज दीजिए। ठीक है साहब। अब ये अच्छा देखिए, अगर मेरे जानने वाला कोई न्यायाधीश है, अब अगर सपोज सेटिंग लगा रहा है मेरी, तो कैसे लगाएगा बताना जरा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि किस नाम के आगे सिग्नेचर करेंगे राष्ट्रपति। ये देखिए, ये हमारे देश की ब्यूटी है बेटा, किस नाम के आगे साइन होंगे ये हमें नहीं पता है। राष्ट्रपति चाहे किसी के आगे भी साइन कर सकता है। 150 में से 20 लोगों के आगे साइन कर दिए, कौन कौन नंबर पे किस किस नंबर पे साइन किए ये किसी को नहीं पता।
इसलिए न्यायपालिका अभी भी क्या है, साफ छवि की है। साफ छवि की, अभी तक तो साफ छवि की, इसलिए लोकतंत्र है। 2014 में क्या किया था, एक मैं बात बताता हूँ।